हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो ये जो हमारा है एनसीईआरटी का बुक है। एनसीईआरटी के बुक से क्लास 6 का बुक है। ये देख सकते हैं, कक्षा 6 के लिए इतिहास है। और आज हमने इसका साइंस का भी एक वीडियो आप लोगों को अपलोड करा दिया है और सेकेंड वीडियो हमारा इतिहास का होगा। तो हम इसी तरह के तरीके से हर एक क्लास का यानी कि 11-12 तक का भी हो सकेगा तो मैं इसका वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी एनसीईआरटी का, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में जिन लोगों ने एसआई का एग्ज़ाम दिया है और बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम दिए थे, तो उन लोगों को पता होगा कि सिर्फ लूसेंट और दृष्टि राउंड स्टडी करने से अब नहीं कुछ होने वाला है, आप लोगों को बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसके लिए एनसीईआरटी आप लोगों को कवर करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी के साथ हम शुरू करते हैं अपने पढ़ाई को। और ये पढ़ने में थोड़ा सा आप लोगों को बोर ज़रूर होइएगा, लेकिन बोर नहीं होना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। बिकॉज़ ये है ना कि हर एक जो मतलब एक्सरसाइज है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और ये बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब इस चैप्टर को आप नहीं समझ पाएंगे तो आगे वाले चैप्टर को भी नहीं समझ पाएंगे। और एनसीईआरटी का वर्ड जो होता है ना वो थोड़ा सा टफ होता है, तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर एक चीज़ को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आज हम सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद आखेटक खाद्य संग्रह के बारे में पढ़ेंगे। फिर आरंभिक नगर है, फिर क्या बताती है हमें किताब एवं कब्रें, फिर राज्य राजा एवं प्राचीन गणराज्य के बारे में, फिर नए प्रश्न एवं विचार। मतलब इसी तरीके से टोटल इसमें 11 एक्सरसाइज है। इस 11 एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा, तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे इसका पीडीएफ भी। तो जिन लोगों को चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आपका इसका पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का चैप्टर। तो शुरू करते हैं आज, ठीक है, इसे देखते हैं। और एक मिनट, तो देखिए इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, तो इसमें हम इतना पहले समझते हैं कि कैसे पता लगाएं। अब पता क्या लगाना है, मान लीजिए कि हमारे आसपास की जो भी घटनाएं होती है, पूरे देश में विदेश में क्या क्या घटनाएं होती है, अभी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके बारे में अगर हम लोगों को जानकारी चाहिए होता है तो हम इस चीज़ों की जानकारी कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग या तो पेपर के माध्यम से पता करते हैं, या फिर रेडियो के माध्यम से, या फिर बहुत से लोग टेलीविज़न देखते हैं, न्यूज़ के माध्यम से पता करते हैं। तो ये सब क्या है, एक सब जरिया है हमारे देश दुनिया के बारे में जानकारी देने के लिए कि अभी क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझे। अब है कि अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं। तो अतीत के बारे में जो हम जानते हैं उसके बारे में जानने, सबसे पहले हम अतीत के बारे में समझते हैं कि अतीत होता क्या है। अतीत जो है वो बीता हुआ कल को कहते हैं, जो बीत गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, अतीत ही कहते हैं। तो बीता हुआ समय अतीत कहलाता है। और इसमें थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि लोग क्या खाते थे, पहले के लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, किस तरह की ज़िंदगी जीते थे। तो ये सब भी हम लोग जानते हैं, मतलब जान जाते हैं, किस तरीके से जानते हैं। तो इसके लिए तो हम लोग क्या किए कि कहीं ना कहीं से इसको बुक के माध्यम से पढ़े हैं, देखे तो नहीं हैं आँख से, लेकिन पढ़े तो हैं। इसको बुक के माध्यम से ही हम लोग पिछली बारी चीज़ों की पढ़े हैं, अध्ययन किए हैं, तभी तो हम जाने हैं कि अतीत में जो लोग रहते थे वो किस तरीके से ज़िंदगी जीते थे। तो हम आखेटक यानी शिकारी, आखेटक किसको बोला जाता है, शिकारी को बोला जाता है, जो जानवरों की शिकार करते हैं उसको आखेटक कहा जाता है। पशुपालक हुआ करते थे, कृषक हो, शासक थे, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन सी गीत गाते थे। तो ये सब हम लोग जान सकते हैं अतीत के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहले लोग जो रहना स्टार्ट किया वो नर्मदा नदी के तट पे। कहाँ रहना स्टार्ट किया, नर्मदा नदी के तट पे। और कई लाख पहले से लोग इस नदी के तट पर रहा करते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए के जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। और वो जानवरों का आखेट यानी जानवरों का क्या करते थे, शिकार भी करते थे अपने भोजन के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझे, आगे देखते हैं। अब है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी, ये दोनों जो है उत्तर पश्चिम की सुलेमान पहाड़ी और किरथर पहाड़ी इसी क्षेत्र में
इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसे ऑब्जेक्टिव में दे दिया जा सकता है कि उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर सबसे पहले जो 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसी पशु पालतुओं बनाना शुरू किया था। ये कब की बात हो रही है? 8,000 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। और ये लोग गांव में रहा करते थे। ये लोग कैसे हुआ, कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। और उत्तर पूर्वी में गारो, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी, उत्तर पूर्व में जो गारो जनजाति, गारो जो पहाड़ी है, सॉरी जनजाति बोल दी मिस्टेक से, जनजाति भी आप लोगों को पता है, गारो खासी जयंतिया, तो ये पहाड़ की बात हो रही है। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ जो है वहाँ पे कृषि का विकास हुआ था। कहाँ? तो गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों में कृषि का विकास हुआ था और सबसे पहले चावल को उपजाया गया था। तो आप लोगों ने जब एंशिएंट पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि चावल का सबसे पहले शख्स कहाँ मिला था? कोल्डिवा से मिला था। ठीक है, तो उसी तरीके से इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कहाँ सबसे पहले उपजाया गया था। तो गारो और मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों में सबसे पहले जो कृषि का विकास हुआ था, तो सबसे पहले चावल को उपजाया गया था। और ये स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये स्थान कहाँ है? विंध्य के उत्तर में स्थित है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को मैप में दिख जाएगा विंध्य की पहाड़ी, ये उत्तर साइड में पड़ रहा है। ठीक है, ये उत्तर, विंध्य के पर्वत के उत्तर में यहाँ पे चावल उपजाया गया था और कृषि का विकास हुआ था। अब आगे देखते हैं। अब है कि सिंधु और इसकी सहायक नदी, सिंधु और सहायक नदी। तो सिंधु की सहायक नदी को सबसे पहले हम मैप के माध्यम से देखते हैं। मैप के माध्यम से जब देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, ये हमारी सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी के बारे में समझते हैं। तो ये कहाँ है? ये जो पड़ता है, ये एक देखिए यहाँ से ये निकलती है, सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और इस तरीके से ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी, ये सब क्या है? सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। और सहायक नदियाँ क्या होता है कि जो एक बड़ी नदी में जुड़ जाती है उसको क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। तो सिंधु नदी जो है ये सब बड़ी नदी में जाके जुड़ जाती है, जैसे झेलम में, चिनाब में, रावी में, सतलज में, ब्यास में। तो इसी सबको कहा जाता है सिंधु नदी का सहायक नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब सिंधु की सहायक नदी हमने पढ़ा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो इसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें कुछ पढ़ते हैं। तो ये जो है सिंधु की सहायक नदियाँ पढ़े। अब है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। और कुछ आरंभिक नगर जो पहले थे वो सबसे पहले यही सिंधु नदी के किनारे जो 4700 वर्ष पूर्व थे वो बसे थे। और गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो नगर का विकास गंगा किनारे कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट आप लोग को याद करना बहुत ज़रूरी है। अब है कि गंगा इसकी सहायक नदी। तो गंगा की सहायक नदी कौन है? सोन। तो सोन के बारे में हम जानते हैं सबसे पहले। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है। मगध जो प्राचीन काल, वर्तमान में कहाँ है? बिहार में है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि नाम से जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मगध कहाँ है? तो मगध जो है वो गंगा के दक्षिण में पड़ता है। मगध कहाँ पड़ता है? गंगा के दक्षिण में। और यह वर्तमान कहाँ है? बिहार में है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में ऐसी राज्यों की स्थापना की थी। लोगों ने सैदब उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। सबसे पहले भारत को हम लोग किस उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं? और भारत को उपमहाद्वीप के नाम से क्यों जानते हैं अभी हम जब पढ़ेंगे आगे तो हम आपको बता देते हैं कि क्यों जाना जाता है। ठीक है, तो पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो लोगों ने सैदब उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियाँ तथा समुद्र के किनारे यात्रा जोखिम भरी होती थी। उस टाइम के लोग यात्रा भी बहुत करते थे, फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे।
कभी सेनाओं द्वारा दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिले में भी तो कभी जहाज़ों के, मतलब जहाज़ किसको बोला जाता है, जहाज़ों उस टाइम पानी में जाता था, बहुत मतलब बहुत बड़ा बड़ा पानी में, जिसको हम लोग बोलते हैं जहाज़, अभी भी वो जहाज़ दिखता है, पनिया जहाज़ हम लोग बोलते हैं उसको। अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों के जानने का अवसर मिला। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़े। और सबसे पहले यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये इसे जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मानचित्र अभी आपने देखा दक्षिण एशिया। तो हमारा जो ये मानचित्र जो था अभी हम देखे, वो मानचित्र एक बार और दिखा देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये मानचित्र दक्षिण एशिया का है। किस चीज़ का है? दक्षिण एशिया का मानचित्र है। ठीक है, और हम लोग भारत को उपमहाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। उपमहाद्वीप के नाम से क्यों जानते हैं? तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। तो दक्षिण एशिया में जो आते हैं वो सबसे पहले आते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। ये सारे देश जो हैं वो दक्षिण एशिया के अंतर्गत आते हैं। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार, ये सब जो है पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया क्या है? महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों ने समझ लिए होंगे कि उपमहाद्वीप भारत को क्यों कहा जाता है। क्योंकि यह जो है महाद्वीप से तो छोटा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एशिया से समुद्रों, पहाड़ी, पर्वत सब भाग में बटे हुए हैं, इसीलिए इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। विशाल है, वहाँ से सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं, एक मिनट। अब है कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। तो आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार हम इसे रीड कर देते हैं। ठीक है, तो पहाड़ियों, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। इन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्री को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति, परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोगों पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। ठीक है, अब हम जानते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है देश के नाम, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देश के नाम के बारे में पढ़ते हैं कि अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इंडिया शब्द कहाँ से आया? तो इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है। कहाँ से? इंडस से निकला है, जो संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कृत में इसको सिंधु के नाम से जाना जाता है। और एटलस में ईरान तथा यूरान का पता लगाओ, ये कहा जा रहा है। तो एटलस आप लोग मानचित्र के माध्यम से देख लेंगे कि ईरान और यूनान क्या है। ठीक है, तो दिया हुआ है सबसे पहले कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली, कहाँ से? उत्तर पश्चिम से, इस भी याद रखेंगे, 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस और इस नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो किन्होंने इंडिया कहा? जो उत्तर पश्चिम से 2500 ईस्वी पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से जो ईरानी और यूनानी दोनों आए थे, उन्होंने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। ठीक है, भारत क्या है कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का ग्रुप हुआ करता था, उसको क्या कहा जाता था? भारत कहा जाता था। और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक, जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है, उसकी कृति जो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, भारत शब्द का प्रयोग आपने लोग ऋग्वेद में देखा होगा
कि भरत से ही भारत नाम का निर्माण हुआ है, तो ऋग्वेद में मिलता है और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत शब्द का अर्थ क्या होता है। तो भारत शब्द का जो अर्थ होता है वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह हुआ करता था। उसी का नाम बाद में क्या हो गया कि ऋग्वेद में आके देश के नाम पे जाना जाने लगा। ठीक है, तो उसका नाम भारत हो गया। और ऋग्वेद वेद आप लोगों को पता है कि 3 वेद है, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब पढ़ते हैं अतीत के बारे में कैसे जाने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अतीत के बारे में कैसे जाने। देखिए, सबसे पहले इधर इसको पढ़ने से पहले इसको एक बार समझ लेते हैं। ये आप लोग थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फिर समझने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि तार पत्रों से बनी पांडुलिपि एक बृष्ट। तो ये पांडुलिपि क्या होता है पहले इसे समझते हैं। पांडुलिपि जो होता है इसका अर्थ होता है हाथ से लिखी गई। ठीक है, पांडुलिपि का क्या अर्थ होता है? हाथ से लिखा हुआ। तो यह जो होता था मतलब अतीत के बारे में जानने का एक तरीका था पांडुलिपि। हम लोगों को यहीं से सब अतीत के बारे में जानकारी मिला है। ठीक है, तो ये जो है हिमाचल के क्षेत्र में उगने वाले तार के पत्ते को काट कर या फिर क्या भुज के पेड़ की छाल से ये तैयार किया जाता था। उस पर क्या किया जाता था? उस पर लिखा जाता था। ठीक है, तो एक से एक बार रीड करते हैं। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और भुज पेड़ के छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपियों को तुम यहाँ देख सकते हो। दिखा दें आपको पिक्चर में, देखिए ऐसे ये भोजपत्र हुआ करता था या फिर तार के पत्तों को काट कर बनाया जाता था। उस पर क्या किया जाता था? लिखा जाता था। ठीक है, तो उसको पांडुलिपि कहा जाता था। तार पत्र से बनी होती थी, उसको पांडुलिपि कहा जाता था। तो यहाँ समझते हैं कि अतीत के बारे में हम कैसे जानते हैं। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी, अभी बताए हैं। और देखिए, पता है कभी कभी क्या होता है ना कि पांडुलिपि दे दिया जाएगा, इसका अर्थ पूछा जाएगा, तो आपको और कोई बुक में इसका अर्थ नहीं समझाया जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए एनसीईआरटी में कितना अच्छा से इसका अर्थ भी आप लोगों को दे दिया है कि पांडुलिपि का अर्थ क्या होता है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों दे दिया है। तो पांडुलिपि का अर्थ होता है कि हाथ से लिखा हुआ। और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट है शब्द, जो लैटिन शब्द मीनू से बना है, जिसका अर्थ हाथ है, हाथ से निकलना है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। तो पांडुलिपि को आप लोगों ने समझ लिया होगा। आप देखते हैं आगे, इसको पढ़ते हैं। दिया है कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों, विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो ये लाइन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि पांडुलिपि में हम लोग किस चीज़ की जानकारी मिलती है। तो ये पांडुलिपि सबसे पहले प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो मंदिरों और विहारों से हम इसे देख सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है इसमें मान्यताओं और व्यवहारों, धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों के बारे में, राजाओं के जीवन के बारे में, औषधि विज्ञान के बारे में, इस सभी के बारे में चर्चा हमें मिलती है पांडुलिपियों में। और इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृति में लिखे हुए मिलते थे, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में भी मिलते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे। आम बोलचाल की भाषा में प्राकृत भाषा का उपयोग करते थे। और जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे वो किस भाषा का यूज करते थे? संस्कृत, तमिल, ये सब भाषा का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, तो यह हम अभिलेख का अध्ययन कर सकते हैं। अब है हमारा अभिलेख। तो अभी हम पढ़े पांडुलिपि, अब पढ़ेंगे अभिलेख के बारे में। तो सबसे पहले कि ये समझते हैं कि अभिलेख होता क्या है। तो अभिलेख क्या होता है कि अभिलेख, सबसे पहले एक चीज़ जान लें कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। ये हम लोगों ने एनसीएंट में पढ़ा भी होगा, लूसेंट में भी दिया हुआ है। और अभिलेख जो होता है वो पत्थर या धातु पर लिखे होते हैं। अभिलेख का मतलब वही होता है जो कठोर चीज़ों पर लिखा हुआ होता है ना, उसको अभिलेख कहा जाता है। और पांडुलिपि पत्रों पर लिखा होता था, भोजपत्र वगैरह पे, उसको पांडुलिपि कहा जाता था। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को
इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा किया करते थे। तो अभी अभिलेख में आप लोग देखते होंगे कि कुछ कुछ लिखा होता है। तो उस टाइम क्या हुआ करता था, जब राजा लोग की अपनी जीत हो जाती थी ना, जब वो विजय होके आते थे तो वो अपने मतलब पत्थरों से लिखवा देते थे मोटे अक्षरों में। तो वो क्या होता, कभी मिटता नहीं था और वो एक याद के तौर पे रह जाया करता था। ठीक है, तो उसी को अभिलेख कहा जाता है। अभिलेख का मतलब होता है कि किसी कठोर मतलब किसी ठोस पदार्थ पर लिखा हुआ, कठोर पर, जैसे कि पत्थर हो, धातु पे लिखा हुआ हो गया, पत्थर पे लिखा हो गया, देख सकते हैं ये पत्थर ही है, इस पे लिखा हुआ है उत्कीर्ण, इसी को अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, तो अभिलेख के बारे में समझे हम लोग ने, फिर पांडुलिपियों के बारे में समझे। अब आगे देखते हैं। इसके अलावा दिया हुआ है कि इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वो औजार, हथियार, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। तो सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है इसे समझते हैं, उसका इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो दिया हुआ है कि लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख है जो वर्तमान का है अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ था। और अभिलेख जो है वो अशोक शासक का है। किसका? अशोक के द्वारा उत्कीर्ण किया गया यह अभिलेख है। और इस शासक के विषय में हम लोग कक्षा 8 में पढ़ेंगे। हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियों अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। लिपि का मतलब क्या होता है कि लिपि जो होता है वो अक्षर और संकेत से मिलकर बना होता है, उसे लिपि कहते हैं। और जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो उसे हम भाषा का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या करते हैं, बोलने और पढ़ने में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें, एक मिनट। और अभिलेख जो है यूनानी और अरमाइक लिपि में सम्राट अशोक का अभिलेख है। सम्राट अशोक का अभिलेख जो है वो किस भाषा में है? यूनानी और अरमाइक लिपि में मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसे हम समझे। अब देखते हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसे याद रखिएगा। देख सकते हैं, ये भी इसे समझते हैं एक बार। ये जो है प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? घड़ा बोलते होंगे पानी का। और उस टाइम का चांदी का सिक्का ऐसा हुआ करता था। ठीक है, देख सकते हैं चांदी का सिक्का, थोड़ा पिक्चर छोटा कर देते हैं, देखिए, देख सकते हैं। और ये पुराने चांदी का सिक्का हुआ करता था, जो 4700 वर्ष पूर्व होता था और प्रायः लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था ये सिक्का। ठीक है, और इसे पहले 4700 वर्ष पूर्व जो था वो क्या था? घड़ा था। ये घड़ा हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाला सिक्का से यह सिक्का कैसा है? बहुत भिन्न है। हम लोग का जो अभी का सिक्का है वो कितना मतलब गोल सा है, प्यारा सा लगता है, उस तरीके का सिक्का लगता है, कोई टुकड़ा सा टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो इसे देख सकते हैं आप लोग। अब नेक्स्ट है कि पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियाओं, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इनमें इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वो जले हुए रूप में बचे रहते। नेक्स्ट यह हुआ है कि क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों का अवशेष मिले होंगे। अब कपड़ा के बारे में देखते हैं, कपड़ा के बारे में अवशेष मिला है या नहीं मिला है। तो सबसे पहले पांडुलिपियाँ। अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग किया करते थे। और इतिहासकार जो कहते हैं, इतिहासकार किसको कहते हैं? जो अतीत के बारे में अध्ययन करता है उसको इतिहासकार कहते हैं। अतीत के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं। अब स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ही रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोत की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब है अतीत एक या अनेक। इसे हम थोड़ा देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। वैसे अब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं।
छोड़िए, इसे छोड़ दीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है। अतीत शब्द क्या है? बहुवचन है। ये बस एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि अतीत कैसा शब्द है? अतीत एक बहुवचन है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? हमारे बोलते हैं, ना कि हम लोग हमारे बोलते हैं ना, तो ये क्या हो गया? बहुवचन में आ गया। बस यही इंपॉर्टेंट था आपके लिए। आगे देखते हैं, इसे थोड़ा सा पढ़ देते हैं, थोड़ा बड़ा करके समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो दिया है, अलग अलग समूह के लोग, इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश से अलग अलग हिस्सों के लोग अलग अलग व्यवहारों रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़ शिकार करके फल फूल के संग्रह के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्वान थे। तो इस तरीके के पहले भी हुआ करता था कि मतलब अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग चीज़ खाया करते थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्य का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो वो क्या होता था कि राजा लोग जो होते थे वो अपने हर चीज़ का एक लेखा जोखा रखते थे, वो निशानी रखते थे यादगार के लिए। लेकिन आम आदमी जो होते थे वो असल लेखा जोखा नहीं रखते थे। इसलिए हम लोगों को क्या होता है, उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, वो कैसे ज़िंदगी जीते थे, इसके बारे में जानने में थोड़ी सी कठिनाइयाँ होती है, ठीक है। अब है कि तिथियों का मतलब, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तिथियों का मतलब, अगर हम लोगों से अब पूछा जाता है कि तिथि का मतलब क्या होता है, तो हम लोग अपना डेट टाइम बताते हैं, जो आज का दिन रहता है, या फिर जो भी समझ में आता है वो बताते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो तिथि का मतलब होता है वो हम समझते हैं आज। तो तिथि का मतलब होता है कि वर्ष की गणना ईसा मसीह के जन्म से की जाती है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा होगा कि तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि की जैसे की जाती है। हम लोग वर्ष की गणना कब से करते हैं? ईसा मसीह के जन्म से करते हैं। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से, और ईसा मसीह के जन्म पूर्व सभी तिथियां ईसवी पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती थी। इस पुस्तक में हम 2000 को अपने आरंभिक बिंदु मानते हैं और वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो सबसे पहले हम एक चीज़ समझा दें कि देखिए 2000 मान लीजिए कि 2019 चल रहा है, ठीक है। तो ये 2019 चलने का मतलब ये हुआ कि ईसा मसीह का जन्म जो है वो आज से 2019 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं थी उसके बाद का जो है वो ईस्वी में आ जाता है। ईसा पूर्व मतलब उनके जन्म से पहले का। और एडी जो लिखा रहता है ना, तो बहुत लोग एडी का मतलब समझते हैं कि जीसस क्राइस्ट का डेथ के बाद। तो नहीं, डेथ नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ईसा वर्ष, इस एडी का मतलब होता है उस वर्ष को कहते हैं जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तब से, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडी डोमिनो होता है। और कृषि का ये समझ गए हम लोग, ठीक है। तो इसको आप लोग समझेंगे। तो जब ईस्वी पू लिखा हो, मतलब ईस्वी पूर्व लिखा हो, तो ईसा मसीह के पहले, और एडी जहाँ दिख जाए उसका मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि ईसा मसीह के जन्म जब से हुआ है तब की बात हो रही है। मतलब जन्म जिस वर्ष हुआ है उस वर्ष की बात कही जा रही है, ठीक है। तो ये समझे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझते हैं। दिया है कि अंग्रेजी में बीसी यानी हिंदी में ईसा पूर्व, बीसी को हिंदी में क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं। और इसका मतलब हुआ, अंग्रेजी का फुल फॉर्म हो गया बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। और ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तिथियों से पहले एडी जो होता है हिंदी में ईस्वी लिखा जाता है। यह जो हुआ एनो डोमिनी कहते हैं नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म वर्ष से। ईसा मसीह के जन्म वर्ष को एडी कहते हैं। कभी कभी एडी के जगह सीई तथा बीसी के जगह बीईसी का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में
अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में इसका प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजों के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है। इसका तात्पर्य है कि बिफोर प्रेजेंट, ठीक है, बीपी का जहाँ देखेंगे तो क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट हो गया, और वर्तमान से पहले। तो इसके बारे में हमने समझा। अब नेक्स्ट देखते हैं जो बहुत थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसे समझना ज़रूरी नहीं है उतना, लिपि के बारे में है। और इधर देखते हैं, तो अभी हमने जो पढ़ा उस शब्द के बारे में जानते हैं। उपयोगी शब्द क्या क्या पढ़े हम लोग, यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख पढ़े, पुरातत्व पढ़े, इतिहासकार के बारे में पढ़े। तो इस सब सारे शब्द को हमने अभी जाना। अब हमने जो शब्द को जाने उसके बारे में देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी कुछ तिथि दिया हुआ है, इस तिथि को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व, अभी हमने पढ़ा है कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व कहाँ हुआ था, तो नर्मदा नदी के, सॉरी कृषि वाला नर्मदा बोल दिए, सॉरी मिस्टेक से, मतलब कृषि का आरंभ कब हुआ था, 8000 वर्ष पूर्व। और ये कहाँ हुआ था, सुलेमान और किरथर की पहाड़ी पर। कहाँ हुआ था, सुलेमान और किरथर की पहाड़ी जो बताए हैं उत्तर पश्चिम में। उसी तरह के सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो 4700 वर्ष पूर्व, कब पर 4700 वर्ष पूर्व के बारे में पढ़े हैं अभी। तो आप लोग इसको कमेंट करके जरूर लिखेंगे कि आप लोगों ने इसके बारे में क्या समझा। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, अभी हमने गंगा के सहायक नदियाँ के बारे में पढ़ा, जो वहाँ पे 2500 वर्ष पूर्व गंगा नदी के किनारे बड़ा राज्य, जो पहला बड़ा राज्य था यहीं पे था, ठीक है, गंगा नदी के तट पर। उसके बाद है वर्तमान का मतलब लगभग 2000 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। वर्तमान का मतलब ये हो गया। अब यहाँ कुछ मिलान करने वाला है, इसे मिला लेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो नर्मदा घाटी के बारे में समझते हैं। नर्मदा घाटी के बारे में जो जानते हैं, तो सबसे पहले एक मिनट, तो इसे मिलान करते हैं। तो नर्मदा घाटी क्या था, आखेट संग्रहण। मगध, ये जो था मगध कैसा था, तो यहाँ सबसे पहले समझते हैं कि गंगा घाटी जो था वो पहला बड़ा राज्य था। उसके बाद आरंभिक कृषि का आरंभ कहाँ हुआ था, कृषि का आरंभ कहाँ हुआ था, 8000 ईसा पूर्व। मगध जो था वो 2500 वर्ष पूर्व के नगर था। मगध 2500 वर्ष पूर्व का नगर। नर्मदा आखेटक संग्राहक। गंगा घाटी पहला राज्य। और गारो पहाड़ियाँ जो था वो आरंभिक कृषि। और उसके बाद मगध जो था वो, एक मिनट सॉरी वो बार बार वीडियो पॉज हो जा रहा है मेरा किसी टेक्निकल इशू की वजह से। तो एक बार फिर से इसको मिलान करते हैं। तो नर्मदा जो है वो आखेट संग्राहक। मगध क्या था, 2500, लगभग 2500 वर्ष पूर्व का नगर है। गारो पहाड़ियाँ जो है वो आरंभिक कृषि यहीं से हुआ था। गारो पहाड़ियाँ से ही कृषि का आरंभ हुआ था। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, ये प्रथम नगर यहीं पे बसा था। और गंगा घाटी ये पहला बड़ा राज्य था। गंगा घाटी में पहला बड़ा राज्य था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ऑब्जेक्टिव आप लोग बन सकता है, इसे एक बार आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब दिया है कि पांडुलिपि और अभिलेखों में क्या अंतर है। तो पांडुलिपि के बारे में हमने क्या पढ़ा अभी, कि पांडुलिपि जो था वो, पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ, और यह जो था ताम्र पत्रों पर लिखा हुआ करता था, भोजपत्र जिसको बोलते हैं, उस पर लिखा हुआ करता था। और अभिलेख जो था वो कोई धातु वगैरह पे लिखा होता था, धातु या पत्थरों पर लिखा होता था। और इसमें जो था अभिलेख में वो राजा जो हुआ करते थे वो अपने विजयों के उपलक्ष्य में कुछ वहाँ पे नोट करवाते थे अपने यादगार के लिए, ठीक है। तो ये राजा के आदेश पे लिखा जाया करता था। और पांडुलिपियों में आयुर्वेद, धर्म वगैरह के बारे में जानकारी हमें मिलता है। ये सब मंदिरों विहारों में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो हम लोगों ने समझा पांडुलिपि और अभिलेख के बारे में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।